नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कल चुनाव बीता है और चुनाव का रिजल्ट कहें तो वो आया। कल रात तक गहमा गहमी का आलम था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ चल रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों हारी, इसकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा जो है वो दूसरे राज्यों की, खासकर असम की भी हो रही है। इन तमाम राज्यों की समीक्षाओं को लेकर आपके सामने अब मैं कुछ बातें रखने जा रहा हूं। उन बातों को जरा गौर फरमाइएगा। दोस्तों, कल 4 मई की रात लगभग 9:58 पर, लगभग नहीं पूरे कह रहा हूं, 9:58 पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में राहुल गांधी देखिए क्या लिख रहे हैं कि असम और बंगाल में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव धांधली के स्पष्ट उदाहरण हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से जीती गईं। हमने पहले भी इस तरह की रणनीति देखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 आदि। यहां साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या लोकसभा 2024 का चुनाव हो, इन सब में हमने पहले भी इस तरह की रणनीति देखी है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा भी क्या है। यहां साफ साफ कि आप चुनाव चोरी करेंगे, संस्था की चोरी करेंगे, आपके पास और चारा भी क्या है। यानी साफ साफ यहां राहुल गांधी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में रख रहे हैं, यहां पर खड़ा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव चोरी, संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे की बात नहीं कही है, बल्कि वो लगातार इस मुद्दे को संसद से सड़क तक उठाते रहे हैं। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में कितनी गड़बड़ियां की हैं, इसके सबूत कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक के चुनावों में राहुल गांधी दे चुके हैं। आपने देखा है, प्रूफ के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब एक बार फिर राहुल गांधी इसी चुनाव चोरी, संस्था चोरी, इन सब की बात कह रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब वो कहते हैं कि अब और चारा ही क्या है, तो ये उनकी निराशा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर बीजेपी के आखिरी प्रहार की गूंज है। ये कह सकते हैं कि अगर राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है, यानी आप इतने लाचार, इतने बेचार हैं। और ये बात अपने लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बेचारगी जो है वो बीजेपी के लिए यहां जता रहे हैं कि लोकतंत्र पर बीजेपी के ये आखिरी प्रहार की गूंज है, जिसके बारे में राहुल गांधी यहां पर बात कर रहे हैं। अब कम से कम विपक्ष के बाकी दलों को सोचना चाहिए दोस्तों कि जब राहुल गांधी वोट चोरी पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सैकड़ों पत्रकारों के सामने अकेले खड़े होकर उनके सवालों के जवाब लेने के लिए वो तैयार रहते थे, हिम्मत के साथ वो डटे रहते थे, तब विपक्ष के बाकी दलों ने उनका उसी तरह साथ देने का जज्बा क्यों नहीं दिखाया। यह बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनका साथ देते हुए कोई दल वहां नजर नहीं आता था। किसी ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी, आपने ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चलिए इसमें आगे और हम बात करते हैं। चलिए आप एक काम कीजिए, हमारे राज्य में आइए। अखिलेश यादव ने कभी कहा कि आइए हम लोग साथ मिलकर लखनऊ में ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इधर क्या तेजस्वी यादव ने कहा कि आइए हम लोग मिलकर पटना में ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। या कभी स्टालिन ने कहा कि आइए हम चेन्नई में बैठकर ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर ये नहीं कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि आइए हम कलकत्ता में बैठकर ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक्सपोज करते हैं, चुनाव आयोग को एक्सपोज करते हैं हम यहां बीजेपी को और मोदी सरकार को, तब विपक्ष के बाकी दलों ने उनका उसी तरह साथ देने का जज्बा क्यों नहीं दिखाया। यह बड़ा सवाल पैदा होता है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, बिहार चुनाव से ठीक पहले। तब टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ अगर उतरते, तो क्या इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में बिहार की तरह खेल संभव हो पाता जो अभी खेला हुआ है? तब तो नहीं हुआ। देखिए राहुल गांधी की तस्वीरें मणिपुर से लेकर भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अलग अलग, तो ये जो है, क्या उस समय अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को बिहार में नहीं आना चाहिए था? क्या ऐसा खेल संभव हो पाता उसके बाद? आज 5 मई को दोपहर 12:05 पर राहुल गांधी ने फिर एक पोस्ट किया है।
आज 5 मई है, आप जानते हैं। और आज 12:05 पर राहुल गांधी ने एक फिर ट्विटर पे पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं और अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, जो लोग खुशी मना रहे हैं उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रख दें। यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे भारत का मामला है। यहां राहुल गांधी कह रहे हैं ये छोटी राजनीति को, छोटी और ओछी राजनीति, उसको किनारे कर दीजिए, एक तरफ रख दीजिए। यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, यह मामला कांग्रेस पार्टी या टीएमसी का नहीं है, यह मामला पूरे भारत का है। यानी राहुल गांधी ने यहां स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी पार्टी विशेष की हार पर अगर आप खुश हो रहे हैं तो आप भारत को, यानी अपने देश को और इसके लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात साफ साफ यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। दरअसल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अब ऐसे किंतु परंतु वाले कई सवाल विपक्ष के सामने खड़े हो चुके हैं दोस्तों, और इनका सामना करने में ही समझदारी है, क्योंकि इन किंतु परंतु का अगर सामना आप नहीं करेंगे तो इसके बाद फिर आप कहां फेंकाएंगे आपको पता नहीं। क्योंकि बीजेपी अब पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा अहंकार में नजर आएगी। साफ साफ आप देख सकते हैं, आ रही है नजर। बीजेपी कल चुनाव के बाद जिस ढंग से अहंकार के साथ नजर आ रही है, उसका नमूना आपने कल देख लिया प्रधानमंत्री को। नरेंद्र मोदी ने भले अपने विजय भाषण में कल बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में उन्होंने भाषण में कहा कि बदला नहीं, अब बदलाव की बात करनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कल से माहौल यही बन गया है कि टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बदला लिया जाए। खुद टीएमसी ने इसके वीडियो पोस्ट किए हैं। आसनसोल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, इन तमाम अलग अलग, कोलकाता और भी कई, नादिया, कई जगह, अलग अलग क्षेत्रों में, कई जगहों पर टीएमसी के बूथों या कार्यालयों में भाजपा के लोग उपद्रव मचा रहे हैं। यह तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर को, इस वीडियो को पोस्ट करते हुए टीएमसी ने क्या कुछ लिखा है, जरा उसको स्क्रीन पर लेके आते हैं। देखिए टीएमसी क्या लिख रही है कि भाजपा ने सत्ता में आते ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है। जलपाईगुड़ी वार्ड नंबर 14 में भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने तृणमूल कांग्रेस के हमारे पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। यह तोड़फोड़ और जानबूझकर अशांति फैलाने का प्रयास भाजपा का असली चेहरा है। यहां पर यह बात और उस तोड़फोड़ की तस्वीर, उस वीडियो को दोबारा ले आइए, स्क्रीन पर देखिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के साथ साफ समझ में आता है कि यहां पर भाजपा कर क्या रही है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी का असली चेहरा जो है वो अब जाकर लोगों को दिख रहा है। यह तो 2014 से ही नजर आ रहा था, जब धीरे धीरे कर विपक्षी दलों को तोड़ने का काम किया गया। ईडी, सीबीआई, आईटी, इन तमाम ऐसी एजेंसियों को बीजेपी के निजी एजेंडे को पूरा करने में लगा दिया गया। नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन जैसे फैसले तो लिए ही गए, जिनमें आम जनता के सामने पहली चुनौती और अपने जान माल की रक्षा की चुनौती हो गई। और वो उसमें इतने हद तक, इतनी ज्यादा वो उलझ गई कि सरकार असल में कैसे काम कर रही है इस पर जनता का ध्यान ही नहीं गया। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई उसे मंदिर और धर्म की राजनीति से पूरा कर दिया गया। पीएम मोदी के अलावा देश में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने, कभी एक हाथ में त्रिशूल, कभी एक हाथ में डमरू, कभी माथे पर तिलक, इन सब को लेकर मंदिरों में पूजा पाठ करता हो और रील बनवाता रहे। आपने देखा क्या कभी किसी प्रधानमंत्री को इस ढंग से? मंदिर घूमे, आप जाइए, आपकी आस्था है, घूमिए, लेकिन रील बनवाइए, उसको सोशल मीडिया पे डलवाइए, क्या कहते हैं। लेकिन अब लोगों ने इसे न्यू नॉर्मल मानकर इस पर भी सवाल उठाना छोड़ दिया है। नतीजा यह है कि संविधान बदलने की जो कोशिश बीजेपी शुरू से करती आई है, उसमें अब उसे सफलता मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत इसी दिशा में अब एक बड़ा कदम है। इसके बाद 2029 में अब बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष किस तरह आगे बढ़ेगा, इस सवाल पर आज से, अभी से विचार करना शुरू कर देना चाहिए। 2029 की तरफ कैसे आप बढ़ेंगे? जी हां,
2029 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले आपकी तैयारियां क्या हैं, इस पर विचार कीजिए। याद कीजिए कि 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए 2023 में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की पहल पर ही विपक्षी एकजुटता की कोशिश हुई थी और वहां इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था। तब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के कारण देश भर में अपना दम दिखा चुके थे, इसलिए कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर इस गठबंधन में सबसे प्रभावशाली स्थिति में थी। लेकिन क्षेत्रीय दलों के क्षत्रपों को राहुल गांधी का नेतृत्व रास नहीं आया। नतीजा क्या हुआ कि नीतीश कुमार तो जल्दी ही पलटी मार गए, ममता बनर्जी ना नुकुर कर इंडिया गठबंधन के साथ बनी रही, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता था। फिर भी संविधान बचाने के मुद्दे पर देश भर में बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश राहुल गांधी ने की, उनका साथ विपक्ष के नेताओं ने दिया और आखिर में बीजेपी को 240 सीटों पर लोकसभा में रोकने में मदद मिल गई। इंडिया गठबंधन ने रोक दिया। यहां यह ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि पूरी तरह एकजुट न होने और महज 1 साल के वक्त में यह कमाल इंडिया गठबंधन ने उस समय कर दिखाया था कि बीजेपी को लोकसभा 2024 के चुनाव में विपक्ष ने 240 सीटों पर रोक दिया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब अपने अपने निजी स्वार्थों पे भटक गए। अब अगर निजी स्वार्थों को किनारे कर सारे दल फिर से एकजुटता दिखाएं और आने वाले 2-2.5 सालों में पूरे देश में जमकर काम करें, राहुल गांधी की तरह जमीन पर उतरें, जनता की नब्ज पकड़ें, तो क्या माहौल बदला नहीं जा सकता है? माना कि यह बड़ी आदर्श वाली कल्पना है जिसे मैं कह रहा हूं, और चुनावी राजनीति में आदर्श की बातें काम नहीं आती हैं, यह भी कहा जाता है। यहां साम दाम दंड भेद की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा विपक्ष के पास विकल्प भी क्या है? अगर है तो बताइए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में टीएमसी और डीएमके के हारने के बाद, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, इन दोनों पार्टियों के हारने के बाद, और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों पार्टियों के प्रमुख को हराने के बाद, यानी उधर ममता बनर्जी को और डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन को, इन दोनों को हराने के बाद लोकसभा की विपक्ष की स्थिति जो है वो क्या बनती है? इन दोनों पार्टियों को लेकर 81 में से 69 सीटों पर पकड़ अब कमजोर हो चुकी है। खासकर पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव में इस राज्य में बीजेपी को रोकना काफी मुश्किल होने वाला है। पश्चिम बंगाल में इस समय कांग्रेस के 99 और समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों, ये देख लीजिए, कांग्रेस के 99 लोकसभा में सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं 37 और इधर टीएमसी के 29 सांसद लोकसभा में हैं। अब बंगाल की सभी 42 सीटों पर सेंधमारी की कोशिश, जो 29 हैं, बीजेपी करेगी। उसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। इसमें अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा रहेगी। अगर यहां भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए तो क्या लोकसभा वाला इतिहास अखिलेश के लिए दोहराना संभव हो पाएगा? यह भी चिंतन का विषय है। 2029 की बात कर रहा हूं, जबकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव में अगर अखिलेश यादव जीत हासिल नहीं करते हैं तो क्या फिर से 2029 में ये 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी की आप लोकसभा में देख रहे हैं, इसे दोहरा पाएंगे? ये करिश्मा कर पाएंगे अखिलेश यादव? इससे ज्यादा लेके आ पाएंगे अखिलेश यादव? ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है इन तमाम क्षत्रों के लिए। इस समय आप पूरब, उत्तर और पश्चिम देखिए। पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और पश्चिम भारत पर बीजेपी का वर्चस्व कायम हो चुका है। दक्षिण में कांग्रेस ने कमान संभाली है। सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में भी बीजेपी का यहां पर कमान है, पूरी तरह से वर्चस्व है। दक्षिण के 3 राज्य हैं, आप देखिए, एक राज्य केरल है, एक राज्य कर्नाटक है, एक राज्य तेलंगाना है। इसके अलावा तमिलनाडु है, जहां अब ऐसा लग रहा है कि वहां पर टीवीके जो है वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाएगी, तो इसलिए तमिलनाडु को भी ले लेते हैं। यानी दक्षिण में कांग्रेस ने कमान जो है वो संभाली है, लेकिन उसे अपना दायरा बढ़ाने के लिए अब बाकी क्षेत्रीय दलों की जरूरत है। अब बाकी क्षेत्रीय दल
कैसे आएंगे? उत्तर में पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर, ये देश जो और ये इन्हीं राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। पंजाब में विपक्ष की सरकार है, आप जानते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी यहां पर इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस पार्टी भी सरकार में नहीं है लेकिन सपोर्ट में है कांग्रेस, तो यहां पर है। और विपक्ष के पास यही राज्य बचे हुए हैं उत्तर में, उसमें भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, आप जानते हैं अब तक बना हुआ है। मोदी और अमित शाह कुछ भी कहें लेकिन उनके इरादे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी तीनों राज्यों का लोकसभा में हिस्सा केवल 7% का है, वो हिमाचल प्रदेश है, वो झारखंड है और वो पंजाब है, मात्र 7% का हिस्सा है। उसमें भी अगले साल पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी क्या करने वाली है, इसका अनुमान राज्यसभा में किए गए खेल से आप लगा सकते हैं। विपक्ष को असली मजबूती राजस्थान, जी हां, जिन राज्यों के नाम मैं ले रहा हूं जरा वहां पर देखिए, विपक्ष के लिए चुनौती वाले राज्य कौन से हैं जहां मजबूती की जरूरत है, उसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में जीत हासिल करने की असली चुनौती यहां पे है और मजबूती इन्हीं राज्यों में जीत कर मिलेगी। और इन राज्यों में इस वक्त आप जानते हैं कि सरकार जो है, वर्चस्व जो है वो बीजेपी का है। इसके बाद ही राज्यसभा में अंकों के खेल में वो मुकाबले में आ पाएगी, विपक्ष आ पाएगा, या लोकसभा में मजबूती से सामना कर पाएगी कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल जो हैं। इन राज्यों को जीतने के लिए जरूरी है कि समूचा विपक्ष एक साथ आए। इसमें आम आदमी पार्टी, जी हां, समूचा विपक्ष एक साथ आए तो उसमें कौन कौन से विपक्ष की पार्टियां हैं? आम आदमी पार्टी है, AIMIM है, बसपा है, जी हां बसपा है, बीजेडी है, TRS है, ये तमाम दल हैं जिनको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा और इन सबको विचार करने, खासकर ऐसे दलों को एक साथ आने के लिए विचार करने की जरूरत है जो कहने के लिए तो विपक्षी दल हैं लेकिन उनके कारण हर बार बीजेपी को मदद मिलती है। बीजेडी ने मदद करना, बीजेडी ने बीजेपी को मदद किया और फाइनली बीजेडी अपने राज्य से अलग हो गई, आउट हो गई। ऐसे तमाम दलों को आप, TRS जो अब BRS है उसको देख लीजिए, बसपा को देख लीजिए। अब जरा दूसरे बाकी दलों जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनकी बात भी कर लें। बाकी दल में समाजवादी पार्टी, इंडिया के दल, समाजवादी पार्टी, NCP, शिवसेना, TMC, वाम दल, DMK, RJD, ऐसे इंडिया गठबंधन के दलों के लिए यह आत्म मंथन का वक्त है कि उन्हें लोकतंत्र के साथ अपना अस्तित्व बचाना है या फिर बीजेपी के बिना विपक्ष वाली राजनीति और सत्ता के सपने को सच करना है। यह बहुत बड़ा सवाल यहां पे है जो आपके सामने रख रहा हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पैदा हो जाता है कि इसके बाद आखिर विपक्ष करना क्या चाहता है। यहां पर राहुल गांधी कैसे मजबूत हो रहे हैं यह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी की इस मजबूती को और मजबूत करने के लिए और यहां पर राहुल गांधी का साथ देने के लिए और राहुल गांधी से और फायदा उठाने के लिए यहां विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। आज संजय राउत ने बहुत शानदार बात कही है। संजय राउत जो शिवसेना UBT के नेता हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, और संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी से ममता बनर्जी को सीखना चाहिए था। राहुल गांधी को चुनाव से पहले, ममता बनर्जी को चुनाव से पहले आकर राहुल गांधी के साथ बैठकर प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो कर नहीं पाए और फाइनली उनको यहां तकलीफ हुई। जरा सुन लेते हैं, अगर सुना सकते हैं तो सुना दीजिए यहां क्या कह रहे हैं संजय राउत, सुन लीजिए जरा। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। सर आपने क्या बारे में कहा? नहीं, देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, यही बीजेपी का होने वाला है।
उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो, हाँ, वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से। तो जब दिया बुझने लगता है तो उसकी लौ जो है वो फड़फड़ाने लगती है। ये वही कह रहे हैं, यानी उसकी जो रोशनी है वो तेज होने लगती है। आपने देखा होगा जो दीपक, जो दिया, उसमें जब तेल खत्म होने लगता है, वो बुझने लगता है, तो फिर लौ जो उसकी है वो फड़फड़ाने लगती है। ये बात कह रहे हैं, यानी उसकी रोशनी थोड़ी और तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। यही बात यहां संजय राउत कह रहे हैं। दो बातें यहां संजय राउत कह रहे हैं। पहली बात कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी के साथ आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने जो अभी तक कहा है वो बातें सच साबित हुई हैं। राहुल गांधी ने जितनी बात कही है वो सच साबित हुई है। पहली बात यहां पर कह रहे हैं संजय राउत। और दूसरी बात यहां संजय राउत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि वो पूरा चक्रवर्ती राजा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। लेकिन ये क्या सिर्फ कह देने मात्र से हो जाएगा, या यहां पर जो दो बातें ये कह रहे हैं उस पर अमल करना भी होगा? यहां साफ साफ संजय राउत के जो पैगाम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर राहुल गांधी का वो पैगाम, जिसमें साफ साफ राहुल गांधी अपने ही लोगों को कह रहे हैं। और जरा उस ट्वीट को, जो दूसरा ट्वीट हमने दिखाया था राहुल गांधी का, उस ट्वीट को सामने ले आइए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी का ट्वीट, जिसमें देखिए कह रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रख दें। यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे भारत का मामला है, पूरे देश का मामला है। यह छोटी और ओछी राजनीति को किनारे कीजिए। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसके मायने हैं, आप समझ लीजिए। और यह बात न सिर्फ दूसरों को, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है राहुल गांधी की कि कांग्रेस के कुछ लोग, अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के बारे में यहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। मत मनाइए खुशी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और यहां से ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। विपक्ष एकजुट हुआ, अधमने ढंग से एकजुट हुआ तो 2024 में 240 सीटों पर लाकर रख दिया बीजेपी को। लेकिन विपक्ष अगर एकजुट पूरे मन से हो जाए तो क्या बीजेपी जीत पाएगी? किसी भी राज्य में जीत पाएगी? क्या यहां पर ईवीएम के साथ, एसआईआर के नाम पर, इन सब के साथ इलेक्शन कमीशन गड़बड़ घोटाला कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इन सवालों का जवाब सोचने की जरूरत है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जितने आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, उन आरोपों का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है? कभी नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी की बात को, राहुल गांधी की इस बात को कौन आगे लेके जाएगा, यह भी बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या राहुल गांधी की इन बातों को यहां विपक्ष ने कैरी फॉरवर्ड किया कि हां राहुल गांधी आप ये सही कह रहे हैं, चलिए हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ते हैं? क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए यहां पर अब तमाम क्षेत्रों को, और खासकर इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनको यह सोचना होगा। अब यहां अरविंद केजरीवाल को सोचना होगा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं या किसी और के साथ हैं, अब या अकेले हैं। क्योंकि जो काम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिलीभगत ने पश्चिम बंगाल में कर दिया है, जो काम इन लोगों की मिलीभगत ने असम में कर दिया है, जो काम इन लोगों ने पुदुचेरी में किया है, क्या ये काम, और खासकर असम और पश्चिम बंगाल जिसके बारे में राहुल गांधी लिख भी रहे हैं, तो ये काम क्या वो पंजाब में नहीं हो सकता? दिल्ली से तो अरविंद केजरीवाल आप गए, क्या पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता है? क्या ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव के साथ नहीं हो सकता है? क्या ऐसा ही काम हेमंत सोरेन के साथ नहीं हो सकता है? क्या ऐसा ही काम उधर आंध्र प्रदेश में नहीं हो सकता है, जो अभी साथ दे रहे हैं? तो और आपने देख लिया बिहार में क्या हुआ। नीतीश बाबू कहां हैं? एक सांसद मात्र हैं। सांसद का रुतबा और एक मुख्यमंत्री के रुतबे में बहुत फर्क है। इसको प्रमोशन नहीं, डिमोशन कहा जाएगा। लेकिन नीतीश बाबू का जो रुतबा है, अब नीतीश बाबू समझें, नीतीश बाबू एक सांसद मात्र हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए हर उन राज्यों में जो ऐसे दल हैं,
चाहे राजद हो, चाहे अगर बिहार की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल हो, या वहां जनता दल यूनाइटेड हो, जेडीयू हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो पंजाब में, या आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, या आप टीआरएस बीआरएस कह लीजिए वो हो, ऐसे तमाम दल, बीजू जनता दल हो, इन तमाम दलों को आप देखिए, चाहे डीएमके हो, सारे जो रीजनल दल हैं इनको एकजुट होना होगा, बैठना होगा। वाईएसआरसीपी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं जगन मोहन की पार्टी, वो कहां है? और आप कांग्रेस से दुश्मनी करके अगर चाहेंगे कि आगे बढ़ें तो फिर यही है कि इसके आगे आप जाएंगे कहां? फिर आपको यह सोचना होगा। और क्यों आखिर शिवसेना यूबीटी के ये सांसद, और ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं तो ये मानिए कि उद्धव ठाकरे भी यही बात कह रहे हैं, और आदित्य ठाकरे को राहुल गांधी का लगातार सपोर्ट करते हुए आपने देखा है। तो इसलिए मैं यहां पर एक बात और रखना चाहूंगा कि राहुल गांधी को इस गाहे बगाए इस चुनाव में राहुल गांधी को बीजेपी ने मजबूत कर दिया है। अब आप सोचिएगा, इस पर हम और चर्चा करेंगे कि बीजेपी ने राहुल गांधी को कैसे मजबूत कर दिया है, और क्यों कह रहे हैं संजय राउत कि यहां ममता बनर्जी को राहुल गांधी के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं, सोचिएगा जरा। चलिए, आज इस कार्यक्रम को, एक छोटे से इस कैप्सूल को, स्पेशल रिपोर्ट को हम लेकर आए, स्पेशल बुलेटिन लेकर आए थे, और इसमें इस चुनाव से क्या कुछ निकल के आ रहा है, इसके बाद विपक्ष की क्या भूमिका हो रही है, होने वाली है, इन सब पे आप तक हम तमाम बातें, तमाम विश्लेषण पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने सुना बहुत गंभीरता के साथ मेरे इस कार्यक्रम को। अब इसके बाद 4 बजे फिर मुलाकात होगी न्यूज, और शाम 7 बजे न्यूज पॉइंट में, उससे पहले 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे 3 अलग अलग लाइव में जुड़ने की कोशिश कीजिए। तीनों बहुत महत्वपूर्ण लाइव और तमाम अलग अलग मसलों पे, अलग अलग खबरों के साथ जुड़िए।